कवर कर रहे थे। बायोलॉजी में हमारा पहला टॉपिक न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस, उसका एक छोटा सा टॉपिक न्यूट्रिशन हम उसे कवर कर रहे थे। ठीक है, तो भाई ये अचानक से भाई हमने जंप क्यों लगाया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री के चैप्टर में? भाई हम लोग यहाँ पे सभी स्कूल और सभी बोर्ड्स को देखते हुए चल रहे हैं, तो कई सारे बोर्ड्स में बिल्कुल सीक्वेंस से पैटर्न चलता है और केमिस्ट्री हर बुक में हर साइंस की बुक में पहला चैप्टर होता है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो उसी को हमने दिमाग में रखते हुए हमने इस टॉपिक की शुरुआत कर दी है। ठीक है, ताकि आपको अपने स्कूल के एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और कंटेंट तो कवर हो ही रहा है। ठीक है, तो भाई करना क्या है, आराम से जल्दी जल्दी भैया क्या करो, नोट की कॉपी निकालो, पेन निकालो और भाई आराम से लीड लगा के, वैसे भाई आज माइक है तो हो आपको लीड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रेडी हो जाओ। ठीक, तो टॉपिक का नाम भैया जैसे एज इट सजेस्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आपने इससे पहले क्लास 9th में क्या पढ़ा केमिकल रिएक्शन के बारे में? ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं ना, जस्ट एक क्विक रिकैप लगाते हैं। तो 9th क्लास में हमने क्या किया? कुछ नहीं। अब देखो, तो देखो भैया ऐसे जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहली बात ध्यान रखना कि मेरी भैया एक आदत है कि मैं RXM को रिएक्शन लिखता हूं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अच्छा लगता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में भैया बहुत ध्यान समझो कि हम ये केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। भाई दो चीजों को भाई मिला दिया, कोई तीसरी चीज बन गई, आग लग गई, है ना, कोई जादू का फव्वारा बन गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। अभी हम जानेंगे डिटेल में क्या होती है और इक्वेशंस क्या होती है। आपने अपने बुक में देखा होगा ना, लिखा रहता है कुछ ABCD लिखी है इधर और कुछ एरो लगा के ABCD बना दी उधर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन को लिखने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके फॉर्मेशन और उनकी इक्वेशंस के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो भैया स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है? ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में भैया बहुत सारे टाइप के चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो टाइप के चेंजेस हो रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं क्या है? एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में देखो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास कोई चीज होती है और भाई देखो कोई भी चीज एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी उसका जो मैटर है, उसके जो एटम्स हैं, उसका रीअरेंजमेंट होगा। भाई समझ रहे हो? जिससे क्या होगा, वो अपने स्टेट को यानी अपने फिजिकल और अंदर के कंपोजिशन को यानी मैटर को, एटम्स के अरेंजमेंट को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है हमको? बेसिकली समझो इंट्रोडक्शन में स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ atoms and molecules, ठीक है, is called, यहां भी तो एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, along with their composition, along with their composition, ठीक है, is called केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज के बारे में हमने भैया पहले लाइन लिखी हुई है कि स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अलोंग विद देयर कंपोजिशन। ठीक है, तो यानी भैया हम अगर मैटर की किसी एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी हम इसके अंदर और डिटेल में भी जानेंगे। अब हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आप समझो अभी तक आपने अपनी बुक में क्या देखा होगा? कुछ ऐसा देखा होगा। ठीक है, लेट्स सपोज दैट आपके पास यहाँ पर क्या है? A है और यहाँ पर आप मान लो B भी है और यहाँ पर एक एरो बनाते हैं और यहाँ से क्या बन जाता है? C प्लस B, और हो सकता है कुछ और भी बन जाए। ठीक है, मैं तो सबसे सिंपल बता रहा हूँ कि A प्लस B इक्वल टू C प्लस D बन गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझो, यहाँ जो चीजें होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, और एरो बनने के बाद जो वहां पर बना उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अच्छा, कई बार क्या होता है? प्रोडक्ट के साथ हमें कुछ एनर्जी भी मिल जाती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है? एनर्जी देनी भी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, वो भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो
तो आप समझो कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अगर कोई सब्सटेंस हमने लिया और अगर हमने कोई सब्सटेंस लिया, अब सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, या हो सकता है कोई सिंगल सब्सटेंस भी हो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है, और उसके साथ हमने कुछ किया, क्या किया, वो कोई चेंज हो सकता है, कोई भी हमने उसमें क्या किया, कोई फैक्टर अप्लाई किया, टेम्परेचर का, प्रेशर का, है ना, या कोई दूसरी चीज हमने उसमें मिला दी, ठीक है, डिसॉल्व कर दी या मिक्स कर दी, तो होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं उनके जो एटम्स होते हैं, भाई ये दूसरा मैटर है और ये दूसरा मैटर है, तो इसके एटम्स के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसका कुछ हिस्सा निकल के इसमें और इसका कुछ हिस्सा निकल के इसमें चला जाता है। तो ये जो भैया एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है ना, एटम्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो सब्सटेंस पहले था जिसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है और कुछ दूसरा बन जाता है, ठीक है, तो इसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, आप समझो यहां पे। तो बेसिकली हम यहां पे लिख रहा है कि डेफिनेशन लिखता हूं कि व्हेन a substance goes a chemical change, then it is called केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली को यहां पे होता क्या है कि जब भी कोई सब्सटेंस किसी केमिकल चेंज के थ्रू जाता है, ठीक है, तो होता क्या है कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आप ये समझो कि केमिकल रिएक्शन से क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मतलब यार अगर कोई भी चीज केमिकल चेंज में जा रही है तो क्या हम उसे केमिकल रिएक्शन कह देंगे? तो केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है ये पता करने के लिए कुछ होता भी तो होगा ना भाई, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी, ठीक है। अब आप समझो यहां पे हमने रिएक्टेंट लिया और यहां पर क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी भाई, कोई कंपाउंड बनता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ये कहती है एक्चुअली में, यहां तुमने बहुत थोड़ी सी लिखी है, लेकिन केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन एक्चुअली ये कहती है जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, यानी वो जो कर सकता है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ठीक है, वो रिएक्टेंट से क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी, वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होगी। सही बात है ना भाई। आप ऐसा समझो, देखो सबसे सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो बट एग्जांपल अभी लो, ठीक है, कि आपके पापा किसी चीज में होशियार थे, आपकी मम्मी किसी चीज में होशियार थी और आप किसी चीज में होशियार नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा समझो कि बेसिकली क्या हो रहा है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उससे क्या हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसके पेरेंट से क्या है, डिसिमिलर है, ठीक है। हो सकता है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर हो भी जाए बट कुछ ना कुछ तो डिसिमिलैरिटी होगी ना, सही बात है ना, होगी, ठीक है, वो तो झलकती है सब। अच्छा ठीक है, तो उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या सिंगल सब्सटेंस भी हो सकता है एक दूसरे से कंबाइन करें, अपने एटम्स को एक्सचेंज करें, है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे इंटरेक्शंस करें, ठीक है, तो और अपनी आइडेंटिटी को लूज करके एक नया सब्सटेंस बना दे जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब रिएक्टेंट क्या होता है जिसको हम लोग लेते हैं उनसे अलग हो, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट से क्या हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम इसको और डिटेल में जानेंगे, इसके एग्जांपल्स भी जानेंगे, ठीक है, बोर्ड में इसके एग्जांपल्स भी आते हैं, ठीक है। अब आगे तो लिखा हुआ है व्हाई इट हैपेंस, ठीक। तो बेसिकली अब क्वेश्चन यहां पर ये दिमाग में आता है कि केमिकल रिएक्शन होने की जरूरत क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्यों ही होती है भाई, सब कुछ धरती में मस्त चल रहा है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्यों ही हो रही है, स्टेबलाइजेशन के लिए, ठीक है। देखो केमिस्ट्री में अभी आप लोग क्लास 10th में हो, ठीक है, छोटे हो, तो आप ये समझो कि किसी भी चीज का आंसर अगर आपसे केमिस्ट्री में पूछा जाए कि केमिस्ट्री में कोई चीज क्यों हो रही है, ठीक है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन क्यों हो रही है, कोई एटॉमिक रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आ रही हैं, फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रही हैं, ये पढ़ा होगा ना क्लास में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, है ना,
इंटरेक्शंस वगैरह ये सब, तो वो सब क्यों हो रहा है? तो उसका एक लाइन का आंसर है टू गेन स्टेबिलिटी। सही बात भाई। देखो ये अपने में थोड़ा सा अनस्टेबल था, है ना, इसको चुल्ल मच रही है, ठीक है। ये अपने में अनस्टेबल था, इसको भी चुल्ल मच रही है। दोनों एक दूसरे की चुल्ल को खत्म करने के लिए आपसी में भैया मिलते हैं, ठीक है। तो एक नया हुलचुल पैदा हो जाता है, ठीक है, एक नया हुलचुल पैदा हो जाता है, ठीक है। तो आप ये समझो कि बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से मिल क्यों रहे हैं? अपनी अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए। वो बात अलग है कि खत्म हो नहीं रही है, ठीक है। अच्छा वो मैं बता रहा था, ठीक है। तो आप समझो कि भैया यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं अनस्टेबल होते हैं, यानी वो और स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, और स्टेबल होना चाहते हैं। तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। मैं और समझाता हूं, ठीक है। आप ऐसे समझो, अब आपने जो अगली चीज मैं बताने जा रहा हूं वो आपने कहीं ना कहीं 9th क्लास में पढ़ी रखी होगी, ठीक है। हर स्कूल में, हर कोचिंग में बताया जाता है, ठीक है। आप समझो व्हाई इट हैपेंस। तो अब जरा आप यहाँ पे बहुत ध्यान समझो, आपने पढ़ रखा होगा मैटर, सही बात है भैया, पढ़ रखा। अब मैटर किससे बना होता है? ये बना होता है एटम से, पढ़ रखा है, हाँ भैया हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब एटम में आपने 2 रूल पढ़ रखे होंगे, ठीक है। कौन कौन से रूल पढ़ रखे होंगे? एक पढ़ रखा होगा आपने ऑक्टेट रूल, ठीक, और एक आपने पढ़ रखा होगा डबलेट रूल। सही बात है ना। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो क्या करता है, वो रिएक्शन दिखाना बंद कर देता है। और डबलेट रूल क्या कहता है, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो क्या करता है, जिसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं, याद आ रहा है ना, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, ठीक है। तो वो क्या करता है, रिएक्शन करना बंद कर देता है, ठीक है, सही बात है। तो अब धरती में कितने सारे एटम्स हैं, है ना, धरती में कितने सारे एलिमेंट्स हैं? हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें 118 एलिमेंट्स हैं। अब 118 एलिमेंट्स में सारे के सारे स्टेबल नहीं होते हैं। कितने स्टेबल होते हैं? जो नोबल गैस वाले होते हैं ना, नोबल गैस, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, है ना, ये सब जो गैसेस होती हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखी होगी इस तरीके से होती है, तो उसके सबसे लास्ट में जो वो नहीं होती है ग्रुप होता है, ठीक है, वो स्टेबल होती है। बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अब उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब वो क्या करें? तो अब वो इसी चीज को पूरा करने के चक्कर में क्या करते हैं, दूसरे एटम के पास जाते हैं। समझ रहे हो भाई, इसके पास कुछ चीज है और इसके पास कुछ चीज है। अब जो चीज इसके पास है वो इसके पास नहीं है, और जो चीज इसके पास है वो इसके पास नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डार्क हो रहा है, समझो, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो इसके पास नहीं है वो उसके लिए जा रहा है, और इसके पास जो नहीं है वो इसके लिए जा रहा है। तो दोनों अनस्टेबल है ना कहीं ना कहीं। तो जब दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि हमारे पास एक सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी है, ठीक है। इसके पास कुछ इसके एटम्स होंगे, इसके पास इसके कुछ एटम्स होंगे, ठीक है। तो दोनों एटम्स अनस्टेबल होंगे तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्शंस करेंगे। इंटरेक्शंस क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें क्या करना है, ऑक्टेट रूल या डबलेट रूल को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। वो चाह रहे हैं कि उनके आउटर मोशन में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, सही बात है ना। और इसी कमी को पूरा करने के चक्कर में, अपनी इच्छा को पूरा करने के चक्कर में, है ना, इंसान से गलती हो जाती है, वो क्या कर देता है, सॉरी, एलिमेंट से गलती हो जाती है और वो क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। समझ में आ गई बात आपको, यानी ठीक है। बहुत सिंपल मैनर में अगर आपसे कोई केमिस्ट्री का टीचर पूछे, ठीक है, कि भाई बेसिकली क्यों होती है केमिकल रिएक्शन, तो एक लाइन में आंसर होगा कि एटम्स के सॉरी मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं, सब्सटेंस मैटर होता है, तो मैटर में जो एटम्स होते हैं, एटम्स क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट या डबलेट रूल फॉलो करने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, जिसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। सही बात है। जिसको पूरा करने के चक्कर में क्या कर देते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने में क्या कर देते हैं, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। समझ आ गया? अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझो, तो आपको यहां पे इसका आंसर मिल गया होगा कि व्हाई इट हैपेंस। तो व्हाई इट हैपेंस टू गेन स्टेबिलिटी। मैं यहां पे एक लाइन में आंसर लिख रहा हूं, टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। ध्यान रखना भैया, सीधा ही लाइन का आंसर है टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक। अब आप यहां पे जाइए, यहां से अब देखो एनवायरमेंटल चेंजेस क्या होते हैं। देखो बहुत देखो
इन्वायरमेंटल चेंज क्या होते हैं? बेसिकली आप समझो कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो उसमें जो सब्सटेंस है, अब सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज दैट हम पानी का एग्जांपल ले लेते हैं, पानी, वाटर, बहुत गर्मी हो रही, पानी पीते हो, ठीक। तो समझो आप कि उसमें होगा क्या कि भाई अगर आपने पढ़ा होगा ना, इन्वायरमेंटल चेंजेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं ना, मैं यहां पे लिख देता हूं फिर समझाता हूं। पहला होता है क्या? फिजिकल चेंजेस, ठीक। दूसरा होता है क्या? केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में बेसिकली क्या होता है? लेट्स सपोज दैट आपका वाटर है, तो वाटर क्या करता है? वाटर में भाई सीधी सी बात है ना कि भाई उसका जो स्टेट ऑफ मैटर होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वो एनवायरमेंटल चेंज की वजह से लेट्स सपोज दैट हो गया, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, और भी चीजें होती हैं, बट अभी हम यहाँ पे इन दो की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या करता है? वो अपने स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो जहां पर सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर, जहां पर सब्सटेंस का सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, उन चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जहां पे इन्वायरमेंटल चेंज होने पे, जहां पे प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज होने पर सब्सटेंस का सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है, यानी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं। समझ आ गया? जैसे भैया फॉर एग्जांपल यहां पर क्या होता है, देखो मैं यहां पे अब देखो यहां पे मैं डिफरेंस बना लेता हूं, है ना। यहां पे आपको डिफरेंस बना लेता हूं तो आपको 3-3 4-4 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम में बढ़िया लिख पाओगे, ठीक है। तो फिजिकल चेंज देखो बेसिकली क्या होता है, यहां मैं लिख रहा हूं ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, ठीक है। जबकि यहां पर क्या होता है? केमिकल चेंज, एज नेम सजेस्ट। अभी आपको बताया केमिकल चेंज में क्या होता है। केमिकल चेंज में सीधी सीधी बात है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन होने में क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिएक्टेंट वाली स्पीशीज से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? अब अगर उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो रही है, ठीक है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज ही अलग हो रही हैं, दैट मींस क्या है? दैट मींस सीधी सी बात है भाई कि उसके अंदर के एटम्स ही चेंज हो गए होंगे। एटम्स चेंज होने का क्या मतलब है? एटम्स का कंपोजिशन चेंज हो गया होगा, एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन या रीअरेंजमेंट चेंज हो गया होगा। आप ऐसे समझो, मान लो कोई मॉलिक्यूल था, एक सब्सटेंस था, कोई मॉलिक्यूल था, उसमें एटम्स इस तरीके से अरेंज थे, इस तरीके से, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई तो ये दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया? चेंज कर दिया। समझ आ गया? अब देखो, अब तो एटम्स का रीअरेंजमेंट चेंज हो गया, तो जैसे ही एटम्स का रीअरेंजमेंट चेंज हो जाता है तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी चेंज हो जाती है। समझ आ गया? तो बेसिकली मैं यहां पे क्या लिखूंगा? बोथ, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, बोथ स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन, यहां पे मैं केमिकल कंपोजिशन लिख देता हूं, केमिकल कंपोजिशन चेंजेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहां समझो क्या होता है, ठीक है। दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस, ये जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है? यानी यहां पर आप आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकते हो, ठीक है। बट यहां पर क्या होता है? प्रोसीड्स ओनली ऑन वन डायरेक्शन। यहां पर क्या करते हैं? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, या फिर आप इनको कह सकते हो कि क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। समझ आ गया? अब यहां पर आप एग्जांपल लिख लो, तो एग्जांपल यहां पर देखो क्या हो जाएगा। एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे वाटर हो गया, H2O, ठीक है। वाटर को H2O लिखते हैं, तो इसलिए आप समझो कि H2O जैसे यहां पर लिक्विड में था। अब आप क्या करोगे? आपने कुछ क्लास 9th में चेंजेस वो प्रोसेसेस का नाम पढ़ रखा होगा ना, एनवायरमेंटल प्रोसेसेस का नाम। तो लेट्स सपोज दैट आप इसको क्या कर रहे हो? यहां पे फ्रीज कर रहे हो, ठीक है, आप फ्रीजिंग कर रहे हो, तो यहां से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H2O, ठीक है, सॉलिड। और H2O जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो क्या कहते हैं? आइस कहते हैं, सही बात है। और अगर आप यहां से यहां जाना चाह रहे हो तो आप यहां पर क्या करोगे? बॉइलिंग कर सकते हो,
ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर आप यहां से यहां जा रहे हो H2O गैस फेज में, जब H2O गैस फेज में होता है तो हम क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं या वेपर कहते हैं, सही बात है ना। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप क्या कर सकते हो, बॉइलिंग कर सकते हो या वेपराइजेशन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो आप यहां पर क्या करोगे, कंडेंसेशन करोगे, है ना, कंडेंसेशन करोगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। या लिक्विफैक्शन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, लिक्विफैक्शन लिक्विड में कन्वर्जन करना। तो देखो यहां से यहां से ये सब चीजें क्या है, ये सब रिवर्सिबल है, ठीक है। अगर आपने पानी को सॉलिड स्टेट में चेंज कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि H2O यहां पर कुछ और बन जाएगा, है ना। लेट्स सपोज दैट यहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी या फिर यहां पे ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, नहीं। अगर यहां पर H2O है, वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, H2O होता है, तो यहां पर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। बस क्या होगा, उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, आप बताओ। अगर भाई कंपाउंड चेंज नहीं हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होंगी। कैसे भाई, देखो पानी क्या करता है, आग को बुझाता है, तो सीधी सी बात है भाई यहां पे स्टीम भी क्या करती है, आग को बुझाती है, सही बात है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, है ना। बर्फ है, बर्फ भी क्या करती है, बुझाती है आग को, सही बात है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई भाई, हम लोग की आज की क्लास की चीज हो गई, ठीक है। अब आप यहां समझो, अब यहां पे देखो एग्जांपल क्या है, मस्त है, ठीक है। तो यहां पर पहला एग्जांपल आप देखो, यहां पर पहला एग्जांपल हो जाएगा रॉटनिंग ऑफ एग, ठीक है। अगर अंडा सड़ रहा है तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। भाई अंडा पहले आप लाए थे, कुछ अच्छा था ना, आप उसको तोड़ के देखते हो, उसके अंदर बिल्कुल येलो कलर का आइटम निकलता है, इसको हम लोग यॉल्क कहते हैं, ठीक है। जब वो सड़ जाता है तो वो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है ना, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, सही बात है ना। तो यहां पे रॉटनिंग ऑफ एग हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, मोल्डिंग, ठीक है, इन ब्रेड हो गया, ठीक है। जो ब्रेड का पीस होता है तो आपने देखा होगा उसमें क्या होती है, फफूंदी लग जाती है, ठीक है। तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड में मोल्ड लगना, यानी क्या हो जाता है, बेसिकली उसका फर्मेंटेशन हो जाता है, आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। आगे समझो, हाँ। और यहां पर क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, ठीक है। आप समझो, कागज होता है, कागज में आप लिख सकते हो, है ना, उसको फोल्ड कर सकते हो, दोबारा खोल सकते हो, लेकिन जब आप उसको जला देते हो, जलाने पर क्या होता है, उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होने के साथ साथ क्या होता है, अब क्या वो उतना हार्ड रह जाता है, नहीं। अब तो आप उसकी बारूद बना के उसको हवा में उड़ा दोगे ना, समझ आ गया। तो यहाँ पर बर्निंग ऑफ पेपर भी क्या होता है, इज अ एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ की कहानी समझ में आ गई है, ठीक है। और भी जो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, क्या पेपर को काटना, कैंची का इस्तेमाल करके पेपर को काटना, क्या ये भैया एक फिजिकल चेंज होगा कि केमिकल चेंज होगा, ठीक है। इसको भैया आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और मैं इसका आंसर बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी की सारी लिखी हुई कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब भैया कहानी बढ़ाते हैं आगे। तो भाई अभी तक भैया हमने जान लिया कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। अब हम भैया कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं हाउ यू नो दैट केमिकल चेंज अकर्स, ठीक है। भाई मुझे तो पता ही है कि भाई केमिकल चेंज कैसे होता है, केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, ठीक है। लेकिन तुम कैसे जानोगे भाई, क्योंकि एग्जाम तो तुम्हें लिखना है, ठीक है, भविष्य तो तुम हो देश का। तो भाई तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भैया कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। जहां केमिकल चेंज होगा तो वहां केमिकल रिएक्शन होगी ही होगी, ये बात पक्की है, ठीक है। तो आओ जरा चेक करते हैं, देखते हैं, आओ तुम्हें बताते हैं केमिकल चेंज कैसे होता है, ठीक। तो कुछ चीजें हैं, इसमें से 5 चीजें मैं लिख रहा हूं और वही आपके बुक में लिखी हुई है, ठीक है। तो पहली चीज होती है चेंज इन कलर, ठीक। बहुत ध्यान समझो, जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है तो उसमें कलर का चेंज मोस्टली केसेस में 99% केसेस में केमिकल चेंज जो चेंज इन कलर होता है वो होता ही होता है, ठीक है। आप ऐसे समझो,
ठीक है भाई। देखो रोटी को पकाना क्या होता है, ये होता है केमिकल चेंज। भाई रोटी आपने आटे से रोटी पका दी, अब आप रोटी से दोबारा आटा तो नहीं बना पाओगे ना भाई, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो भाई ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज। और अगर ये इरिवर्सिबल चेंज है तो सीधी सी बात है इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं केमिकल चेंज। भाई यहाँ पे अभी भी लिखा था, ठीक, तो बहुत ध्यान सुनना। तो भाई वहां पर क्या होता है, चेंज होता है ना कलर का। भाई आटा होता है सफेद सा, ठीक है, और वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है ना, पीला हो जाता है। काला तो तुमसे होता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना, चेंज इन कलर इज an indication that a chemical reaction occurs, ठीक है। तो वही चेंज इन कलर इंडिकेशन होता है कि केमिकल चेंज हो रहा है और आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि भाई जब आप पेपर को जलाते हो, ठीक है, आप देखो जितने भी एग्जांपल मैं मुंह से दे रहा हूं सब के सब केमिकल और फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स होंगे, तो मैं मतलब बेसिकली यहां तो केमिकल चेंज के होंगे, ठीक है। तो जब आप पेपर को जलाते हो तो क्या होता है, वो काला और भूरा होकर जलने लगता है ना, तो सीधी सी बात है वहां पर भी कलर चेंज हो रहा है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। आप समझो कि वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप सुनना सेकंड नंबर, चेंज इन odor of substance, ठीक है। अब ये odor का मतलब क्या होता है, odor का मतलब बेसिकली होता है स्मेल से, ठीक है, स्मेल से, ठीक है। अगर लेट्स सपोज दैट भाई क्या था कि अंडा था, अंडे का एग्जांपल सबसे बेस्ट है इसलिए मैं बार बार उसको दे रहा हूं कि अंडा था, अंडे को आप सूंघ रहे थे, महक रहे थे, तो बिल्कुल बढ़िया से महक रहा था, ठीक है। लेकिन जब वो सड़ जाता है तो क्या तब भी वो ऐसे ही महकता है? तब तो ऐसे नहीं महकता ना, सीधी सी बात है, तब तो भाई काफी बदबूसी स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है क्या, एक केमिकल रिएक्शन का सेकंड इंडिकेशन कि आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब आप समझो, ठीक है। थर्ड नंबर पे चेंज इन पीएच वैल्यू, ठीक है। अब ये पीएच वैल्यू क्या होती है, तो इसके बारे में हम जरा डिटेल से सेकंड चैप्टर में जानेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में। लेकिन अभी आप ये समझो कि पीएच वैल्यू क्या होती है, ये हमें ये बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कोई सब्सटेंस कितना बेसिक है, ठीक। भाई एसिड का तो नाम सुना होगा ना, उसी का उल्टा होता है बेस, ठीक है। तो इसको हम जरा सेकंड चैप्टर में जानेंगे डिटेल से, ठीक है, याद रखना बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो जरा मैं पीएच में यहां लिख देता हूं, पीएच वैल्यू इंडिकेट्स, ठीक है, बेसिसिटी एंड एसिडिटी, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी जो होती है वो हमको पीएच वैल्यू बताती है। अब अगर पीएच वैल्यू आपकी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है, सीधी सी बात है। भाई पानी है, पानी में आपने पीएच वैल्यू चेक किया, पीएच वैल्यू चेक कैसे करते हैं, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, पीएच वैल्यू चेक कर सकते हो। अब सीधी सी बात है कि भाई वहां पर भाई इसकी क्या हो रहा है, पीएच के पेपर में अगर आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है तो पीएच पेपर में आपके पास ग्रीन कलर आएगा, है ना, ग्रीन कलर आएगा, दैट मींस क्या है, उसका पीएच वैल्यू क्या है, 7 है। और पीएच वैल्यू 7 पर वो बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वाटर, ठीक है। बट अब आपने उसमें क्या किया, कुछ ऐसा मिला दिया जिससे पानी क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वहां पर उसका पीएच वैल्यू चेंज होने लगेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ लो, रस्टिंग ऑफ आयरन, भाई लोहा होता है, हम सबके घर में भाई बेसिकली लोहा होता है, लोहे से भाई मिलकर सब कुछ ही बना हुआ है, ठीक है। लोहे के रॉड से तुम मार खाते हो, ठीक है। तो ऐसे समझो कि भाई आपके पास लोहे की रॉड है, अब लोहे की रॉड को अगर आप बाहर रख दो तो उसमें क्या होगा, भाई धीमे धीमे वो जंग पड़ जाएगी, मॉइस्चर, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, इन सब के प्रेजेंस में क्या होगा, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, और हिंदी में जंग कहते हैं, जंग लगना, लोहे में जंग लगना। तो वहां पर भी देखो कलर चेंज हो रहा है, सही बात है ना। और वहां पर भैया पीएच भी चेंज होता है, वहां पे कलर तो चेंज हो ही रहा है, वहां पे पीएच भी चेंज होता है, तो वो भी क्या इंडिकेट करता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे भी आगे के चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में आगे लेक्चर में, ठीक है। अब आगे आप समझो, चालू करो, ठीक है। यहां पे इंक्रीज इन
टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बीकर। ठीक है, जिस बीकर में आप रिएक्शन कर रहे हो, भाई देखो कई सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, कई सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट निकलती है, और कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जहां पर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो कुछ रिएक्शन में जो कंटेनर होता है, आपने भाई दो चीजें ली, आपने दो चीजें ली, उनको एक कंटेनर में मिला दिया, तो जो कंटेनर का टेम्परेचर होगा पहले कम था, अब धीमे धीमे बढ़ने लगा, यानी वो दिखा रहा है कि उससे हीट निकल रही है। समझ रहे हो ना, आप समझो। तो अगर हीट निकल रही तो हमारा जो बीकर होगा कैसा होने लगेगा, वो गर्म होने लगेगा। ठीक है, दैट मींस हमको इंडिकेट करता है कि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आप समझो कि भाई आपने दो चीजें मिलाई, मिलाने पर भाई आपका जो बीकर है वो पहले गर्म था हल्का हल्का, लेकिन अब वो ठंडा होता चला जा रहा है। ठीक है, कई सारी रिएक्शन ऐसी भी होती है जहां पर टेम्परेचर गिरने लगता है, तो आपका बीकर का जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, और आपका जो बीकर होगा ठंडा होगा, यानी छूने के बाद आपको ठंडा महसूस होगा। ठीक है, तो वो भी बेसिकली क्या होता है, केमिकल चेंज को सिग्निफाई करता है, यानी बताता है कि भाई केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये भैया सारे के सारे भैया वो ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, अच्छा इसमें एक ऑब्जर्वेशन और होता है, मैं जरा यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इससे लिख देता हूं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि अगर किसी रिएक्शन में अगर आपने कोई चीज की और उस रिएक्शन में कई बार क्या होता है, गैस निकलने लगती है, गैस जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, और भी कोई गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड ना। तो अगर किसी रिएक्शन में आपकी कोई गैस निकल रही है, यानी किसी चेंज में कोई गैस निकल रही है, दैट मींस वो सिग्निफाई कर रहा है कि भाई वहां पर क्या हो रहा है, कोई केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे दूंगा, ठीक है, यहां पर दे दूंगा सारे आपको एग्जांपल। ये पांचों की पांचों चीज आपको ध्यान रखनी है, इस सब के सब क्या सिग्निफाई करते हैं, केमिकल चेंज हो रहा है, सबके एग्जांपल में यहां। ठीक, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक आई होगा आपको क्लियर हो गया होगा, व्हाट आर कंडीशन टू प्रोसीड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब अगला टॉपिक ये है कि भैया अब हम क्या ऐसा करें कि हमारी केमिकल रिएक्शन भाई स्टार्ट तो हो, हमारी केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट तो हो। तो बेसिकली भाई वैसे तो बहुत सारे कंडीशंस होती हैं, बट आपको अपने सिलेबस में दो कंडीशंस ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना। पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है टेम्परेचर। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, प्रेशर। ठीक है, और मैं जरा दो और लिख देता हूं जो कि हमको लास्ट के चैप्टर तक आते आते पता चलेंगे। ठीक है, अगली होती है क्या होता है, सुटेबल रिएजेंट, ये REA लिखा हुआ है, रिएजेंट। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है ना, आप बस तीन ही ध्यान रखो, वैसे तो ना आप तीन ही ध्यान रखो। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे या प्रेशर को कम करोगे, देखो बढ़ाने या कम करने दोनों में क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन आपकी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि दोनों ही इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और आपका थर्ड वाला एक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चौथे चैप्टर में जहां हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर आपको समझ आएगा कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको कंप्लीट होने के यानी कंप्लीट करने के लिए किसी और सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी वो चालू तब होती है। देखो लेट्स सपोज दैट ये दो इंसान थे। ठीक है, ये दो इंसान बहुत दूर दूर थे, है ना, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मिलना चाह रहे थे, बट ये मिल नहीं पा रहे थे। ठीक है, फिर जिंदगी में आपकी एंट्री हो गई, है ना, सुटेबल रिएजेंट की एंट्री हो गई। ठीक है, आपने इनसे दोस्ती कर ली, आपने इनसे दोस्ती कर ली, और अपने सहारे से इन दोनों को मिला दिया। तो बेसिकली ये दोनों मिल गए, अब ये दोनों तो अलग निकल गए, ये दोनों भैया रिएक्टेंट थे, इनका मिलन हो गया, ये अलग हो गए। और आप क्या हो गए, आपने मेन रिएक्शन में पार्ट नहीं किया, बट आपने यहाँ पर क्या किया, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या किया, एक मीडियम प्रोवाइड किया, यानी आपने आप है ना, तो यहाँ पर आप क्या बन गए, आप एक सुटेबल रिएजेंट बन गए। समझ आ गया? इसके बारे में हम डिटेल से चौथे चैप्टर में जानेंगे, कुछ ऐसे सुटेबल रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, ये चौथे चैप्टर में। अब आगे आप समझो, अगला टॉपिक भाई हमारा होता है व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हम कैसे जानेंगे भाई कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जरा मैं यहां पे लेकर आऊं। ठीक है, आप साथ साथ जरा लिखते रहना।
इस पेन से लिखता हूं, ठीक है। इट इज अ मेथड और टेक्निक, है ना। आप यहाँ पे मेथड लिखो चाहे टेक्निक लिखो, मैंने दोनों शब्द लिख दिए हैं, आप दोनों में से कोई एक बार में एक लिखना, ठीक है। टेक्निक थोड़ा ज्यादा चलता है, टेक्निक, निंजा टेक्निक, है ना। तो आप समझ आ रहा है यहाँ पे, इट इज अ मेथड और टेक्निक टू राइट अ केमिकल रिएक्शन in a short manner by using elements or formula of compounds involved, ठीक है। तो आप समझो भैया बेसिकली केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन वो तरीका होता है जिससे भैया हम किसी केमिकल रिएक्शन को एक शॉर्ट मैनर में दिखाते हैं, ठीक है। यानी भैया क्या करते हैं, शॉर्ट मैनर में दिखाते हैं। आप समझो यहाँ पे क्या है, अब आप देखो, अब आप इस चीज को मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। तो चलो भैया पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत बेसिक से लेंगे और मैं सारी चीजें जो अब तक हमने पढ़ी वो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है भैया, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, ठीक है। अब आप भैया यहाँ पे बहुत ध्यान से, ठीक है। हम लोग इस रिएक्शन को कंप्लीटली कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हमने हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखो क्या होती है, जब हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं तो भैया वो एक गैस के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे से लिखेंगे क्या, गैस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट हमें ये दिखाता है कि जो चीज हमने ले रखी है वो किस फॉर्म में है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे गैस के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे, ठीक है। आप नॉलेजेबल बंदे लगते हो, स्मार्ट लगते हो, ठीक है। गधे की शक्ल में स्मार्ट लगते हो, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर गैस होती है तो ये गैस हो गया। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं जो यहाँ वाटर बनता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिक्विड लिख दिया, ठीक। नीचे देखो एल लिख दिया, मतलब लिक्विड हो गया, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर लिखते हैं, इस एरो के ऊपर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर लिख देते हैं। हालांकि इस रिएक्शन में मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये इसका हो गया लॉन्ग मेथड, ठीक है। अब बार बार मान लो आप इसमें रिसर्च कर रहे हो या आप किसी को पढ़ा रहे हो, है ना। एक ऐसा बंदा बैठा है, कह रहा है कि भैया दोबारा समझा दो, है ना, दोबारा समझाने को कह रहा है। तो क्या आप यही चीज को बार बार लिखोगे, समय खराब करोगे? नहीं। तो उसको भैया हमने शॉर्ट में लिखने के लिए, ताकि आपको और एग्जामिनर को और हम जैसे अभी क्या कहते हैं अध्यापकों को भैया खुशी महसूस हो कि भाई हमने कुछ जीवन में किया। तो हाइड्रोजन को हम लोग किससे लिखते हैं, H2 से लिखते हैं, है ना। सारी की सारी गैसेस को हम लोग डाया एटॉमिक स्टेज में लिखते हैं, है ना। हाइड्रोजन हो गया H2। अब बहुत सीधी सी बात बता दूं कि इसके लिए भैया जरूरी है नोट पॉइंट पर कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स, है ना, 1 से लेकर 20 तक जो होते हैं, और 1 से 20 तक या मैं कहता हूं 30 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक आपको सारे के सारे एलिमेंट्स और उनके जो सिंबल्स होते हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। और बाकी जो एक्स्ट्रा आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे आपने लगाया। और वाटर कैसे बनता है, वाटर बनता है H2, ठीक। यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पर गैस, यहाँ पर आपने लिख दिया गैस, यहाँ पर हो गया लिक्विड, ठीक है। अब सुनो, अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। कैसे नहीं बैलेंस है, बैलेंसिंग के बारे में हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बस आप यहाँ समझ लो, ठीक है, कैसे हो रहा है। तो जरा मैं यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करके देखो दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। वो हम आगे चैप्टर में सिखाएंगे। मैं देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 2 × 2, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए और 2 × 2, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। इधर 2 ऑक्सीजन है और देखो इधर 1 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 ऑक्सीजन इधर हो गए, ठीक है। ये हो गया, आगे के चैप्टर में हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब मैं जरा आपको यहाँ समझा भी देता हूँ। देखो हाइड्रोजन होती है इनफ्लेमेबल गैस, यानी हाइड्रोजन में आग लग जाती है। ऑक्सीजन जो होती है वो कंबस्टिबल गैस होती है, यानी कंबशन को सपोर्ट करती है, ठीक है। कि कोई चीज जल रही है तो उसको जलने में सपोर्ट करती है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो उससे जो वाटर बनता है, ठीक है। तो वाटर बनने में बेसिकली क्या होता है, वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों से अलग होती है ना।
भाई ये आग भी खुद जल जाता है, ये जलने में रिस्पॉन्सिबल होता है यानी सपोर्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये आग अगर कहीं लग जाती है उसको बुझाने का काम करता है। सही बात है ना। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो तो इन दोनों से अलग है ना। और ये हो गया हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट, ये यहाँ पे हमारा हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी वो पिछले वाले दोनों एलिमेंट से क्या है, यानी जो रिएक्टेंट है सब्सटेंस है उनसे क्या है, अलग है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, हम इसे एक केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप समझो यहाँ पे आगे। लेट्स सपोज दैट जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, ये आप ऐसे समझो यहाँ पे सोडियम प्लस क्लोरीन से यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पे जरा सोडियम भैया कैसा होता है, सॉल्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मैं लिख दिया सबस्क्रिप्ट में S। ठीक है, जरा मैं इस वाले पेन से लिखता हूँ। क्लोरीन भैया क्या होता है, क्लोरीन एक गैस के फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ G। ठीक, अब सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है जो आप खाते हो तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है ना, जो घर में आपके नमक नहीं रखा रहता है सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S। ठीक, ये चीज हो गई। अब आप समझो जरा यहाँ पे कि सोडियम हम कैसे लिखेंगे, एलिमेंटल फॉर्मूला क्या होता है, Na। ठीक है, ना 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 कर दिया। ठीक है, तो वैसे देखो यहाँ पे सोडियम हो गया ये है ना, S प्लस क्लोरीन एक गैस होती है, गैस को हमेशा डाया एटॉमिक स्टेज में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Cl2। ठीक है, और नीचे लगा देंगे G। G का मतलब क्या होता है, गैसेस फॉर्म में। जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने पर यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए, क्लास 9 में बताया गया था। ठीक है, चलो ठीक है, NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी क्या हो जाएगा S। ठीक, अब इस रिएक्शन को मैं जरा बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है, कैसे बैलेंस होगी, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पर ये नहीं है, ऐसे करो 2 सोडियम होगा, यहाँ पे। ठीक है, बैलेंसिंग में आपको आगे के लेक्चर में बता दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, ये ट्रिक बता दूंगा कि किसी ने सोची ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझो ध्यान से, ठीक है। तो अब जरा मैं आपको बताता हूँ ये केमिकल रिएक्शन कैसे है। ठीक है, आप समझो सोडियम इतना ज्यादा हाईली एक्सप्लोसिव होता है ना, इतना अनस्टेबल होता है कि अगर आप उसको पानी में फटाक से फेंक दो तो फटाक से ये एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, और क्लोरीन गैस क्या होती है, ये जहरीली गैस होती है ना। अगर आप क्लोरीन को सूंघ लो, सस्टेन ऐसे कर लो, तो बेसिकली क्या होगा, तो बेसिकली आपको चक्कर आने लगेगा। मैंने करके देख रखा है, ठीक है, इसे बता रहा हूँ, मत करना। ठीक है, तो चक्कर आने लगता है, लेकिन इनके रिएक्शन होने से, इनके मिलने से, कंबाइन होने से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है, NaCl, उसको तो भाई बड़े तरीके से चाव से खाते हो, है ना, कहते हो ना, क्लास सॉरी नमक स्वाद अनुसार और क्लास औकात अनुसार। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से रखना। तो जो नमक होता है भाई इसको क्या करते हैं, चाव से खाते हैं। तो जो नमक यहाँ पे बन रहा है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट्स है उनसे अलग है। तो इसलिए भैया ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे क्या ले लूं, चलो देखो यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, क्लोरीन गैस। दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर भाई इसलिए क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब आप सुनो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होती है, गैस के फॉर्म में होती है, तो मैं यहाँ पे G लिख देता हूँ। ठीक, क्लोरीन क्या होती है, गैस के फॉर्म में होती है, तो मैं यहाँ G लिख देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक एसिड होता है ना, नाम सुना होगा HCl, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये देखो अब होता तो वैसे ही लिक्विड है, लेकिन जब रिएक्शन होती है तो ये बनता गैस के फॉर्म में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं G लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आप लिख दो, जिसका आपको नहीं याद है तो आप उसका मत लिखो, है ना, सबका याद हो जरूरी भी नहीं है। ठीक है, भाई आपने सारे रिएक्शन थोड़ी पढ़ रखी है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, हाइड्रोजन को हम लोग बेसिकली कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन को बेसिकली हम लोग लिखते हैं किससे, H2 से। डायटोमिक स्टेज में लिखेंगे गैस है, क्लोरीन Cl2 डायटोमिक स्टेज में रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग उसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे HCl। ठीक है, अब आप ध्यान सुनो,
बैलेंसिंग कर देता हूं। बैलेंसिंग करने में क्या करूंगा, देखो 2 हाइड्रोजन यहां पे 2 क्लोरीन यहां पर, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो देखो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गए। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आप समझो, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे गैस है। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो गया, गैस हो गया, ये गैस हो गया और ये भी गैस हो गया। ठीक है, अब आप समझो कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे है। ठीक है, बहुत ध्यान रखना। हाइड्रोजन एक होती है इनफ्लेमेबल गैस, ये आग लगा देती है। अभी आपको बताया ऊपर कि हाइड्रोजन क्या होती है, इनफ्लेमेबल गैस होती है। ठीक, सही बात है। क्लोरीन, क्लोरीन कैसी होती है, ये होती है पॉइजनस गैस, या आप कह सकते हो टॉक्सिक गैस। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन जब दोनों की रिएक्शन होती है तो उससे जो कंपाउंड बनता है वो तो भाई बिल्कुल जानलेवा ही कंपाउंड होता है। ठीक है, जानलेवा इन द सेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, मतलब वर्सेटाइल कंपाउंड होता है। वर्सेटाइल कंपाउंड होने का सेंस कि, है ना, सब। तो देखो ध्यान से, बेसिकली देखो यहां पर क्या हो रहा है कि दो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन, सॉरी, दो कंपाउंड है, एलिमेंट है, दोनों सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं ना। एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन दोनों से क्या है, अलग है। ठीक है भाई, ये आपके शरीर को गला नहीं सकती, ये आपके शरीर को गला नहीं सकती, बट ये जो बन रहा है वो आपके शरीर को भाई गला देगा। ना मानो तो टेस्ट कर लो, नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस, ट्राई कर जाएगी चैनल पे। ठीक है, तो भैया आज के भैया इतना ही। ठीक है, कैसा लग रहा हूँ? ठीक है, तो भाई कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट सेक्शन में भैया बताना। ठीक है, अब आपका काम क्या है, बढ़िया तरीके से इस चैप्टर के नोट्स बनाओ। नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और भैया बढ़िया तरीके से